गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेबर को पढ़ने वाले हैं। ये आपके चाहे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वाइवा हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एम्स का हो, स्टेट लेवल का हो या कोई भी हो, उन तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको ओबीजी का बेस भी कह सकते हैं और ओबीजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं। तो लेबर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। लेबर होता क्या है, ठीक है। तो लेबर क्या होता है, आपको इसमें मैं कुछ बताऊंगा, वही आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे होता है, टेक्स प्लेस इन यूट्रस एंड अदर जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है। टू एक्सपेल आउट the fetus through the vagina from the uterus to the outer world। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेफिनेशन क्यों लिखवाई। ये डेफिनेशन इसलिए लिखवाई कि आपका जो एग्ज़ामिनर है, वाइवा वाला एग्ज़ामिनर, वो आपसे पूछेगा और आप उसी टाइम पे इसको याद करोगे। तो आपने क्या करना है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये एक पॉइंट समझ लो इसको। तो ये एक पॉइंट आपको आ गया, सीरीज़ ऑफ इवेंट। ये क्या, लेबर क्या है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है। अब दूसरा पॉइंट जो है, कहाँ पे होता है लेबर, होता कहाँ पे है, यूट्रस में और अदर जेनाइटल ऑर्गन में। तो दूसरा पॉइंट आपको आ गया, टेक्स प्लेस इन यूट्रस एंड अदर जेनाइटल ऑर्गन। तो दो पॉइंट याद आ गया आपको। तीसरा पॉइंट क्यों होता है, पहला है क्या है, दूसरा है कहाँ पे होता है, तीसरा है क्यों होता है, चौथा है क्या होता है उसमें, ठीक है। तो पहला हमने क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है, कहाँ पे होता है, यूट्रस और जेनाइटल ऑर्गन्स में होता है। तीसरा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है फीटस। कैसे होता है, वजाइना के थ्रू होता है। कौन करता है, यूट्रस करता है। कहाँ करता है, आउटर वर्ल्ड में भेजता है। तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि हमारे यूट्रस में और बाकी जेनाइटल ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं टू एक्सपेल आउट द फीटस। फीटस को एक्सपेल आउट करने के लिए कहाँ से, वजाइना से, वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट करते हैं यूट्रस से, ठीक है। यूट्रस से वजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट करते हैं, कहाँ करते हैं, आउटर वर्ल्ड में। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बताई है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत समझ, नहीं तो मैं इसको स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अगली चीज़, अब लेबर होता कैसे है, ठीक है। तो लेबर में होता क्या है कि एक होती है लाइटनिंग, आपने सुना होगा लाइटनिंग, जिसको आप वेलकम साइन भी बोलते हो। ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है, लाइटनिंग में क्या होता है, जैसे ही सपोज ये यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस में आप समझ लीजिए ये फीटल हेड है, ठीक। जब ये पेल्विस में आ जाता है, ठीक है, तो इसके फीटस का हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि आप एक हार्मोन सीक्रेट करो जो कि एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स पे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होंगे। क्लियर है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेशन से क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेशन से होता है प्लेसेंटा स्टिमुलेट। क्या होता है, प्लेसेंटा स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेशन बढ़ा, वैसे ही प्लेसेंटा भी स्टिमुलेट हो जाता है। और प्लेसेंटा क्या करता है,
प्लेसेंटा 3 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो पहले तो प्रोजेस्टेरॉन तो कर ही रहा था, प्रोजेस्टेरॉन तो मेन करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है, प्रेगनेंसी को बना के रखता है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बना के रखता है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, टोकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी को बना के रखते हैं, मतलब अबॉर्शन नहीं होने देते। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन तो पहले से ही रिलीज हो रहा होता है प्लेसेंटा से। दूसरी चीज़, मेन चीज़, जब प्लेसेंटा स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है, वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देती है, अचानक से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देती है। क्लियर है। अब इस एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होता है देखते हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है तो 3 चीज़ें बढ़ा देती है। एक तो कैल्शियम आयन इंक्रीज कर देती है प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन रिलीज करने लग जाता है प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन रिलीज करता है कैल्शियम, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन। क्या, ऑक्सीटोसिन। ये तीनों का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा स्टिमुलेट होती है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको बनाने लग जाता है। अब ये तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली अगर मैं बोलूँ कि रिलेटिवली कौन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है तो क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यूस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो एक्चुअली बात यह है कि प्रोजेस्टेरॉन अपने जितना उसका लेवल होता है उतना ही होता है, लेकिन बाकी के कैल्शियम, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाते हैं। तो जब तीनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करती हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, तो क्या हो जाता है, तो लेबर वाला कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने से लेबर वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। जब ये लेबर वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो लाइटनिंग बोलते हैं। अब लाइटनिंग की बात करते हैं, लाइटनिंग किसे बोलते हैं। ये मैंने बोला कि लेबर कैसे होता है, मैंने बोला जो फीटस का हाइपोथैलेमस जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, हाइपोथैलेमस यहाँ से क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, वो ACTH रिलीज़ करती है। ACTH यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स किस पे काम करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब रिलीज़ होते हैं तो वो प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करते हैं। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन को बोलती है कि भैया 3 चीज़ें चाहिए हमें। क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए कैल्शियम, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन और तीसरा आपका ऑक्सीटोसिन। तो क्या हो जाता है, इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट इनके कंपैरिजन में कम हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन टोकोलाइटिक एजेंट है, मतलब वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, बच्चे को बाहर नहीं आने देता, कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हो गए वो प्रिवेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम है और लेवल आपका इनिशिएट हो जाता है। अब वेलकम लाइटनिंग देखते हैं, लाइटनिंग कैसे होती है। सपोज ये एक यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस में क्या होता है, हम बना देते हैं सिंपल सा। यहाँ पे कौन सा वाला प्रोसेस है, यहाँ पे है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, यहाँ पे है अम्ब्लाइकस और यहाँ पे है जिफॉइड प्रोसेस। ये तीनों तो सबको पता है। यहाँ पे है अम्ब्लाइकस और यहाँ पे है सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर है। अब अम्ब्लाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं मिडवे। मिडवे बिटवीन किस के बिटवीन है, मिडवे बिटवीन, ध्यान देना इस पर, ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में और एंड अम्ब्लाइकस के बीच में क्या है, गैप है। ऐसे ही जिफॉइड प्रोसेस और अम्ब्लाइकस के बीच में भी गैप है, ये वाला गैप, जैसे ये गैप था। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको भी सेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिडवे बिटवीन, किस के बिटवीन में है ये, अम्ब्लाइकस के और जिफॉइड प्रोसेस के, अम्ब्लाइकस एंड जिफॉइड प्रोसेस। तो आपको पता चल गया कि यूट्रस को हमने 5 पार्ट में बांट दिया। एक है सबसे नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसके बीच में है मिडवे, दोनों का, अम्ब्लाइकस का और सिम्फाइसिस प्यूबिस का बीच वाला पार्ट, फिर उसके बाद है अम्ब्लाइकस, फिर उसके बाद है
जिफॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस के बीच वाला पार्ट, और लास्ट में है जिफॉइड प्रोसेस। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए। तो फीटस सिम्फाइसिस प्यूबिस में कब होता है? तो वो होता है 12th वीक पे, मतलब 3 मंथ तक सिम्फाइसिस प्यूबिस में ही रहता है फीटस। ठीक है, तो फीटस यहाँ पे ग्रो करेगा। अगर कोई पूछे कि बेबी 12th वीक में है तो बेबी की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 16 वीक पे कहाँ पे होगी, तो आप बोलोगे मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस। अब मैं पूछूं कि 22 से लेके 24 वीक में मैंने कहीं पे भी पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? 24 से 22 वीक में तो आ जाता है कहाँ पे? अम्बलाइकस में। चौथी चीज़ मैं पूछ लूँ कि 32 वीक पे कहाँ पे आता है, तो आप कहाँ पे बोलोगे? मिडवे बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस और अम्बलाइकस। अब मैं पूछूं कि 36 वीक पे कहाँ पे आता है, तो आप बोलोगे जिफॉइड प्रोसेस पे। क्लियर हो गया? अब 36 वीक के बाद क्या होता है? इंगेजमेंट, बेबी का हेड इंगेज हो जाता है नीचे, तो यहाँ से 36 वीक पे यहाँ पे था, तो अब बेबी क्या आ जाता है? 38 से लेके 40 वीक पर उसकी लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? लास्ट वो देखने को मिलती है मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड जिफॉइड प्रोसेस। तो कहने का मतलब है 36 वीक में तो ऊपर जाता है, नीचे जैसे ही हेड इंगेज हो गया तो बेबी 38 वीक में नीचे आ जाता है। अब नीचे आ गया तो मतलब ये वाला रीजन हट गया। अब मदर को क्या होगा? इतना रिलीफ मिल गया ना, ये प्रेशर से रिलीफ मिल गया, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम हो गया, मदर को हल्का फील हो रहा है अभी। तो क्या होगा? इसी कंडीशन को कहते हैं लाइटनिंग या वेलकम साइन। इसमें 2 चीज़ें पढ़ ली हमने, एक तो लोकेशन पढ़ ली कि लोकेशन कहाँ पे होती है, दूसरा हमने पढ़ लिया कि वेलकम साइन किसे बोलते हैं। वेलकम साइन जब हेड इंगेज हो जाता है और बेबी जो है वो 38 से 40 वीक के ड्यूरेशन में मिडवे में आ जाता है अम्बलाइकस और जिफॉइड प्रोसेस के। जिफॉइड प्रोसेस से डाउन आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो मदर को लाइटनिंग फील होती है और उसी को वेलकम साइन कहते हैं। क्लियर हो गया? वेलकम साइन इसीलिए बोला जाता है। तो आपको ये लोकेशन समझ में आ गई होगी। 2 चीज़ें पढ़ ली हमने अभी तक कि एक तो इनिशिएशन कैसे होता है लेबर का, दूसरी चीज़ ये पढ़ ली कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से वीक में कहाँ तक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप साइज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं कि 20 वीक का बेबी है, अगर मैं पूछूं आपको कि 20 वीक में बेबी 22 सेंटीमीटर, मतलब ±2 चलता है। अगर बेबी की लोकेशन साइज़ पूछा जाए तो ±2 चलता है। 22 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर जो भी होता है। अगर साइज़ के बारे में बात आए, जैसे मैं पूछूं कि 20 वीक में कितना साइज़ होगा, तो आप बोल सकते हो 22 सेंटीमीटर या बोल सकते हो 18 सेंटीमीटर। तो जब भी आप साइज़ के बारे में बात करें बेबी के, तो ±2 कर सकते हैं आप, जेस्टेशनल वीक के ±2। क्लियर हो गया? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है अब हमने लेबर को 3 तरीके से वो हमने बोला था सीरीज़ ऑफ इवेंट है। क्या है? सीरीज़ ऑफ इवेंट है। तो भैया इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। आपको पता है फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें केवल पहले से शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेज से। ठीक है, 4 स्टेज में बांटा गया लेबर को। अब हम बात शुरू कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में होता क्या है? तो सबसे पहली बात है, इसमें शुरू हो जाता है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन से लेके कहाँ तक होता है? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया। हमने बोला था पेन स्टार्ट हो गया, क्यों हो रहा है? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए थे ना, जैसे ही ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम बढ़ जाता है, तो वैसे ही मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होने लग जाते हैं। उसी को बोलते हैं हम ट्रू लेबर पेन। उसकी वजह से जो पेन होता है, कहाँ तक होता है? सर्विक्स का पूरा डायलेशन होने तक। सर्विक्स का फुल डायलेशन कितना होता है? वो होता है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो फर्स्ट स्टेज का टाइम ड्यूरेशन प्रीमी ग्रेविडा के लिए,
प्रीमी ग्रेविडा के लिए कितना होता है, वो होता है 12 से लेके 16 आवर्स। प्रीमी ग्रेविडा कितना होता है 12 से लेके 16 आवर्स। और मल्टी ग्रेविडा में कितना होता है, मल्टी ग्रेविडा में ये होता है आपका 6 से लेके 8 आवर्स तक। क्लियर हो गया। ये टाइम ड्यूरेशन रहता है कि फर्स्ट स्टेज में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने इसमें डायलेशन की बात करी और कॉन्ट्रैक्शन की बात करी। ठीक है, तो डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए अब हम सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। हमको पता चल गया कि फुल डायलेशन होना है, कहाँ से, पेन स्टार्ट होने से। ठीक, अब पेन स्टार्ट हो गया, फुल डायलेशन हो रहा है, तो इसके अंदर भी 3 सब स्टेजेस आती हैं। ठीक है, पहला आता है लेटेंट स्टेज, दूसरा आता है एक्टिव स्टेज, तीसरा आता है ट्रांजिएंट स्टेज। ट्रांजिएंट स्टेज क्लियर हो गया। लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज और ट्रांजिएंट स्टेज, तो ये तीनों का टाइम भी बटा हुआ रहता है। टोटल तो 16 आवर तक बोला हमने। अब उसमें से जो सबसे बड़ी स्टेज होती है वो होती है लेटेंट स्टेज, 8 से 10 आवर की। एक्टिव स्टेज थोड़ी सी कम होती है इससे, कितनी होती होगी, ये पढ़ रहे हैं हम टाइम। ठीक है, टाइम इससे कम होती है, कितनी होती है, ये होती है आपकी 2 to 3 आवर्स की। और इससे भी कम कितनी होती है, 1 से 2 आवर्स की। कौन सी होती है हमारी, ट्रांजिएंट फेज। अब दूसरी चीज़, अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी देर तक वो रह रहे हैं। ठीक है, रिमेन कितनी देर तक रह रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन आए तो कितनी देर तक रिमेन रह रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी देर बाद फिर से दोबारा आएंगे, आफ्टर। ठीक है, मतलब कितनी देर बाद आएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, अभी समझ जाएंगे हम यहाँ पे। तो इंटेंसिटी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंसिटी, कितनी देर तक रहते हैं, समझ गए, कितनी देर तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन आया वो कितनी देर तक रहता है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इसकी होती है 15 से 30 सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 15 से 30 मिनट बाद। तो समझ गए आप, मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, 15 से 30 सेकेंड तक। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्शन आया, 15 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और जब वो आ रहा है तो कब तक रह रहा है, 15 से 30 मिनट तक, 30 सेकंड तक। ठीक है, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट बाद आ रहा है और 15 से 30 सेकंड तक रह रहा है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हमको पहले स्टेज की पता चल गई। दूसरे स्टेज की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी दूसरे स्टेज की 45 से लेके 60 सेकंड तक। अब यहाँ पे और लंबे टाइम तक रहने लग गए, मतलब अभी तक थोड़ा सा पेन, थोड़ी देर तक हो रहा था पेन, अब थोड़े ज़्यादा टाइम तक के लिए पेन होने लग गया या कॉन्ट्रैक्शन आने लग गए। कितनी देर बाद आएंगे, अब यहाँ पे टाइम कम होगा, जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। तो कितनी देर बाद आएंगे, हर 3 से 5 मिनट में आने लगेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, मतलब सॉरी एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में। लेटेंट स्टेज में क्या हो रहा था, 8 से 10 आवर इसका टाइम था। इसमें क्या हो रहा था, 15 से 30 सेकंड तक। ये तो आसान है याद करना। फर्स्ट लेटेंट वाले में 15 से 30 सेकंड तक के लिए आ रहे थे, 15 से 30 मिनट बाद आ रहे थे। दूसरा 2 से 3 आवर्स में एक्टिव स्टेज होती है, जिसमें 15 से 60 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और 3 से 5 मिनट बाद आने लग जाते हैं। टाइम कम होते जा रहा है। लास्ट स्टेज सबसे छोटी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लास्ट फेज़, ये होते हैं फेज़। मैंने स्टेज लिखा है सॉरी यहाँ पे, इनको आप फेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये फेज़ फर्स्ट स्टेज के अंदर 3 फेज़ आती हैं। ट्रांजिएंट फेज़ होती है सबसे छोटी, 1 से 2 घंटे की, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहने लग जाते हैं। अब ये लगभग 1.5 मिनट तक, 60 से लेकर 90 सेकंड तक। आप ये सेकंड और मिनट में कंफ्यूज मत होइएगा। 60 से लेकर 90 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे और अब बहुत ही जल्दी आने लगेंगे, हर 2 से 3 मिनट में आने लगेंगे। ठीक है, हर 2 से 3 मिनट में जब आने लगेंगे तो इसी को बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आइडियल कॉन्ट्रैक्शन। आइडियल कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं, यहाँ पे बताता हूँ आपको। जब 10 मिनट के अंदर
3 कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट में 1 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो आप 10 में लगभग 3 कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है आइडियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही होता है आपका 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आना आइडियल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक, तो ये तो था हमारा स्टेज। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें मदर कैसी रहती है, इसमें तो मदर लेटेंट स्टेज में क्या होता है, लेटेंट स्टेज में क्या होता है, मदर टॉकेटिव रहती है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात करते रहती है, मतलब टॉकेटिव मतलब बात करते रहना। क्लियर हो गया, टॉकेटिव रहती है। ठीक है, अब दूसरे वाले स्टेज में यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक आ रहे हैं, कम टाइम में आ रहे हैं, तो तब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या करती है, रेस्टलेस फील करने लग जाती है, रेस्टलेसनेस करने लग जाती है। और जो ट्रांजिएंट फेज होता है इसमें बस वो चाहती है बियर डाउन इफेक्ट, बियर डाउन एफर्ट्स लगाती है और रिलैक्स होना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको बहुत तेज़ पेन होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो थर्ड ये था हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 3 फेज। क्लियर, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिएंट फेज, जिसमें हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया कि कितने सेकंड तक आते हैं और कितने टाइम तक रहते हैं। 2 ही चीज़ें पढ़नी है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं, अब इसमें आता है इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है फंडल डोमिनेंस। क्या देखने को मिलता है, फंडल डोमिनेंस। अब फंडल डोमिनेंस में क्या होता है देखते हैं। ये यूट्रस है, क्लियर हो गया। तो फंडल डोमिनेंस में क्या होता है, एक हमारे फेलोपियन ट्यूब की जहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है वहाँ पे एक चीज़ रहती है, जैसे सपोज फेलोपियन ट्यूब है, इसकी ओपनिंग प्रेजेंट है यूट्रस के साथ में, तो यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट रहती है जिसे सेकेंड पेस मेकर कहते हैं बॉडी का, सेकेंड पेस मेकर, जिसका नाम होता है ट्यूबल ओस्टिया। क्या होता है इसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम याद करना, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है कि कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, सपोज यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आ रही थी, ठीक है, तो जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब आ रही होती है वहीं पे ये ट्यूबल ओस्टिया यहाँ कहीं पे होता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करते हैं, यहाँ से सपोज ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, डाउनवर्ड एंड लेटरली कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस। तो डाउनवर्ड और लेटरली क्या होने लग जाते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं। क्लियर हो गया। तो फंडल डोमिनेंस उसी को बोला जाता है जब ट्यूबल ओस्टिया से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं और वो पूरे मायोमेट्रियम लेयर होती है, जो कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम होती है, बीच वाली लेयर में चले जाते हैं और वहाँ से पूरे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा फंडल डोमिनेंस। दूसरी जो चीज़ आती है इसमें वो आती है कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो इवेंट आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है, तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें जो मसल्स रहती हैं वो 2 सेगमेंट में रहती है, एक तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट की मसल्स, लोअर यूट्राइन सेगमेंट हो गया, ये हो गया अपर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन सेगमेंट। अब देखो क्या क्या होता है इनमें। जो अपर यूट्राइन सेगमेंट की जो मसल्स होती हैं, क्लियर है, तो वो तो कुछ ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऐसे कैसे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट की जो मसल्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती हैं, सर्कुलर। कैसे होती है, सर्कुलर।
अपर जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं मसल्स वो स्ट्रांग होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल स्ट्रांग रहेंगी क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, और ये जो सर्कुलर हैं ये कैसी रहती हैं, वीकर रहती हैं कंपेयर टू अपर यूट्राइन सेगमेंट। तीसरी चीज़, अब ये लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रांग है, तो ये क्या करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसे काम करती है, पैसिवली काम करती है। ठीक है, तो अब जब अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट करेगा यहाँ से। सपोज ये फीटस है, ठीक है, तो ये फीटस पे प्रेशर जनरेट करेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, रिदमिक होता है, एक रिदम में होता है, सीक्वेंशनल होता है, सीक्वेंस में होता है। तो जिस समय पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, ये इतना एक्टिव नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं होते हैं, तो बेबी आसानी से नीचे पहुंच जाता है। क्लियर है। अपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे कंपेयर टू डाउनवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं नीचे थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, अपर के कंपैरिजन में रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कैसे रहेगा, रिलैक्स रहेगा। ये तो कॉन्ट्रैक्शन की बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं रिट्रैक्शन की। अब रिट्रैक्शन क्या होता है, देखो रिट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी मसल्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे ये सपोज ये है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, अपने को छोटा कर लेगी। और रिलैक्सेशन में कैसा होगा, ये फिर से बड़ी हो जाएगी, कंप्लीट रिलैक्स कर जाएगी। लेकिन रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब ये रिलैक्स पूरी की पूरी रिलैक्स नहीं होगी, थोड़ा कम रहेगी उससे रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा सा कम रिलैक्स रहेगी, तो वो रिट्रैक्शन है। अब रिट्रैक्शन होता क्यों है, अगर सपोज ये पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इससे एक तो क्या हो सकता है, प्लेसेंटा की जो फीटस की जो लेबर की स्टेज है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी चीज़, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन, अब हम ये कहें कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाए, मैंने ये बोला कि ये कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होता है, उसी को बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो कम्प्लीटली रिलैक्स क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली रिलैक्स हो गए तो जितना फीटस नीचे गया था, जैसे ही रिलैक्स पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाएगा उतना ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जो फीटस है उस पर प्रेशर पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस नीचे की तरफ आता है, नीचे कम कॉन्ट्रैक्शन रहता है या वीकर मसल्स रहती है जो सर्कुलर होती हैं। क्लियर। अब मैंने ये बोला रिट्रैक्शन क्या होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन था, दोनों में होता है। रिट्रैक्शन में क्या होता है, रिट्रैक्शन में क्या होता है, जो मसल्स रहती हैं, चाहे वो लोअर है अपर है जो भी हो, वो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होती हैं, थोड़ा सा कम रिलैक्स होती हैं, ठीक है, मतलब हल्की फुल्की कॉन्ट्रैक्शन रहेगा इनमें, जिससे कि जो बेबी नीचे है वो नीचे का नीचे ही रहे। अगर ये पूरा रिलैक्स हो गए तो आसानी से बेबी फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा रिलैक्स हो गए तो फिर से बेबी जितना नीचे गया था उतना ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या करेगा, उस टाइम पे रिलैक्स करेगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हमने पढ़ लिया था, हमने बोला था कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे रिट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इन जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे रिलैक्स होना चाहिए और ये दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इन दोनों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है कि अपर वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे वाला रिलैक्स होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला भी कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगा, ठीक है, तो बेबी को तो दिक्कत हो जाएगी, तब नीचे से भी कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों के बीच में। इसी को आप एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हो, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हो, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हो उसको।
जब अपर यूट्राइन सेगमेंट में बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट उस टाइम पे रिलैक्स करता है। इन दोनों के बीच का यह वाला कोऑर्डिनेशन, कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन, जब ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा नीचे रिलैक्सेशन होगा, तो वो कहलाता है हमारा पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, हो गया पोलैरिटी ऑफ यूट्रस भी। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। पहली हमने पढ़ी फंडल डोमिनेंस, जिसमें हमने पढ़ा ट्यूबल ओस्टिया से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं, फंडल डोमिनेंस। दूसरा हमने पढ़ लिया क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन पढ़ लिया हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन उसी समय पे रिलैक्सेशन नीचे वाले में होता है, नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो उसको हमने तीसरा पोलैरिटी ऑफ यूट्रस भी बोल लिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी रिंग बन जाती है। कैसी रिंग, एक ऐसी रिंग बन जाती है जहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिंग बनती है। कौन सी रिंग बनती है, फिजियोलॉजिकल, मतलब आपको ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब हम ये अनुमानिक कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसे बन जाती होगी, क्योंकि अपर वाले लॉन्गिट्यूडनल है, नीचे वाले सर्कुलर हैं, तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं इसको हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल रिंग या बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। क्या नाम से जानी जाती है ये, फिजियोलॉजिकल रिंग, फिजियोलॉजिकल रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कब बनता है, नॉर्मल जब डिलीवरी चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है, फिजियोलॉजिकल रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई अंगूठी जैसा कोई सर्कल शेप में हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो जाती है जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिंग, जिसका नाम है, अब आपको एक ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे एक बकेट को होल्ड किया हो। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक ऊपर से बकेट होल्डिंग वाला पार्ट बन गया और नीचे से सर्कुलर मसल्स की वजह से एक बकेट जैसी बन गई। तो इसी को फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग को ही हम बोलते हैं क्या, बकेट होल्डिंग रिंग। क्या बोलते हैं, बकेट होल्डिंग रिंग। तो क्लियर हो गया इतना। तो बकेट होल्डिंग रिंग किसको बोला हमने, फिजियोलॉजिकल रिंग को। कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दूसरी रिंग भी बन जाती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल रिंग। पैथोलॉजिकल रिंग क्यों बनती है, ये तो फिजियोलॉजिकल थी, नॉर्मली बनती है, एक पैथोलॉजिकल हो सकती है किसी कंडीशन की वजह से, पैथोलॉजिकल रिंग भी बनती है। किस कंडीशन की वजह से बन सकती है, ये देखने को मिलती है जब हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर होता है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर में हमें क्या देखने को मिलती है, पैथोलॉजिकल रिंग देखने को मिलती है, ऑब्स्ट्रक्टेड रिंग। ठीक है, इस ऑब्स्ट्रक्टेड रिंग को, जैसे उसका नाम नॉर्मल वाली फिजियोलॉजिकल रिंग का नाम जो नॉर्मली बनती है उसका नाम था बकेट होल्डिंग रिंग, तो इसका नाम होता है बेंडिंग रिंग। ठीक है, बेंडिंग रिंग के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो ये तो पढ़ा हमने, फंडल डोमिनेंस भी हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस हो गया, फिजियोलॉजिकल रिंग हो गया। अब आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा एक होता है आपका बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन, बैग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ठीक है, अगली कंडीशन, चौथा पॉइंट, बैग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब आपको पता है, सपोज ये फीटस है तो ये पूरा का पूरा एमनियन और कोरियन से लेयर से कवर्ड रहता है। तो जैसे ही बेबी डिसेंट होने लगता है तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होने लग जाता है कि ये दो सेगमेंट, दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं इस मेम्ब्रेन के। ठीक है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक, अब एक रहता है फीटस के हेड के आगे। बैग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, जब जो मेम्ब्रेन है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, आगे फीटस के आगे और फीटस के पीछे, तो उसको बोलते हैं बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन। उसमें क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो फीटल के हेड के आगे जो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर आ गया उसको बोलते हैं फोर वाटर। क्या बोलते हैं उसको, फोर वाटर। और जो फीटस के पीछे वाला पार्ट है एमनियोटिक, उसको बोलते हैं हिंड वाटर। क्या बोलते हैं उसको, हिंड वाटर। क्लियर है, ये क्यों आया, क्योंकि जो एमनियोनिक कैविटी जो हमारी डेसिडुआ होती है, डेसिडुआ से
ये बहुत ही लूजली, अब क्या कैसे ये रिंग जो ये एमनियोटिक और कोरियोनिक जो लेयर है वो कैसे चिपकी रहती है, बहुत ही लूजली चिपकी रहती है। कैसे? तो इसकी लूजली अडेरेंस डेसिडुअल सरफेस से बहुत ही लूजली अटैच रहती है। तो जैसे ही बच्चा नीचे की तरफ आता है, फीटस नीचे की तरफ आता है, तो इसमें एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है या जो मेम्ब्रेन है वो दो कंपार्टमेंट में बढ़ जाती है। एक तो आ जाता है फीटस के हेड की तरफ और एक फीटस के पीछे की तरफ। जो आगे आता है उसको बोला फोर वाटर और जो पीछे की तरफ है उसको बोला हिंड वाटर। क्लियर है? अब एक और चीज़, एक मिनट, थैंक यू। हम ये बोल रहे थे कि ये तो हो गया हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। और क्या होता है इसमें? अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी, सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट। तो सर्वाइकल इफेसमेंट की बात करते हैं। कभी भी सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेशन आप साथ में पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन ये साथ में होते क्यों हैं? जो मल्टी ग्रेविडा वुमेन होती है, कौन सी? मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा में आप पता नहीं लगा सकते कि कब इफेसमेंट हो रहा है, कब डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का। सर्विक्स का डायलेशन कब हो रहा है, इफेसमेंट कब हो रहा है, मल्टी ग्रेविडा में पता नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। क्लियर है? अब हम जैसे बोल रहे थे, ये सपोज हमारा यूट्रस था, ये सर्विक्स थी, ठीक है? ये सर्विक्स वाला पार्ट था। तो जैसे ये ऊपर को आती है और ये सर्विक्स क्या होती है, यहाँ पे डायलेट होने लग जाती है। क्लियर है? लेकिन जो प्रीमी ग्रेविडा है, प्रीमी ग्रेविडा में आपको आसानी से पता चलेगा, क्योंकि प्रीमी ग्रेविडा में सबसे पहले होता है सर्वाइकल इफेसमेंट। सुना होगा आपने, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है? तो बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। सपोज ये सर्विक्स है और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ठीक है? मैंने छोटा बना रखा है काफ़ी। तो क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब होता है पुलिंग अप ऑफ सर्विक्स, पुलिंग अप ऑफ सर्विक्स। क्लियर हो गया? तो सर्विक्स का पुलिंग अप हो जाता है। कैसे? अब ये सर्विक्स क्या करती है, एंड मर्ज विद लोअर यूट्रस या यूट्राइन सेगमेंट, किसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब ये जैसे जैसे यहाँ से इसकी सर्विक्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, सर्विक्स पुल अप होने लग जाता है, तो सर्विक्स की जो लेंथ थी वो कैसे हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, और सर्विक्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। सर्विक्स पहले नीचे थी, अब क्या हो गई, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट की जो सर्कुलर मसल थी उनके साथ में मिल जाती है। ठीक है? ऐसे मिल जाती है। क्लियर हो गया? नॉर्मल जो सर्विक्स की लेंथ होती है, सर्विक्स जो नीचे को रहती है ना, इसकी लेंथ अगर हम नॉर्मल की बात करें तो वो होती है 4 से लेके 5 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही इफेसमेंट होता है, इफेसमेंट में क्या होता है, ये सर्विक्स ऊपर आ जाती है ऐसे। क्लियर है? तो सर्विक्स जैसे ही ऊपर आती है वैसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का। तो ये डायलेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं सर्विकल इफेसमेंट या सर्वाइकल इफेसमेंट। ठीक है? तो आप सर्वाइकल इफेसमेंट को, जिसको ये बात समझ में आ गई होगी, वो ऐसा समझ सकता है कि सर्विक्स जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगी तो वैसे वैसे सर्वाइकल इफेसमेंट लेंथ कैसे होगी, लेंथ हमेशा कम होगी। ठीक है? मतलब दोनों अपोजिट रहेंगे। सर्विक्स डायलेट तभी होगी जब सर्विक्स की लेंथ कैसे होगी, कम होगी। तो जैसे लेंथ कम कब होगी, जो नीचे से सर्विक्स थी वो कहाँ चलेगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो गई, ऐसे ऊपर आ गई। तो ये खुल गया आसानी से, पहले ऐसे थी बिल्कुल बंद। ठीक है? अब क्या हुआ, ये ऊपर को आ गई ऐसे और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ में मिल गई। तो ये हो गया हमारा सर्वाइकल इफेसमेंट। तो प्रीमी ग्रेविडा में सबसे पहले हमें इफेसमेंट दिखाई देने लगता है, फिर दिखाई देने लगता है सर्वाइकल डायलेशन। तो सर्विकल डायलेशन हमको पता है। अब सर्विकल डायलेशन हमने वहाँ 3 चीज़ें नहीं पढ़ी थी जो लेट स्टेज में था, लेटेंट स्टेज,
दूसरा क्या था एक्टिव स्टेज, तीसरा था ट्रांजिएंट स्टेज। तो वहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। लेटेंट स्टेज में तो क्या होता है 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो जाता है, 0 से लेके 4 तक सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाता है। एक्टिव फेज में क्या होता है 5 से लेके 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है, और ट्रांजिएंट में क्या होता है 8 से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है। क्लियर है? तो यही था हमारा सर्वाइकल डायलेशन, सर्विकल डायलेशन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे ख़त्म हो गए फर्स्ट स्टेज के इवेंट, सर्विकल इफेसमेंट और डायलेशन। तो ये आपने मेंशन कर लिया होगा वहाँ कैसे कैसे डायलेशन हो रहा है। अब आते हैं जो पूछा जाता है मैनेजमेंट। बहुत ही आसान है, बच्चे इस पे पता नहीं क्यों डरते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले देना होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होती है ये। क्यों होती है? क्योंकि प्रीमी ग्रेविडा में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। दूसरा, फेयर ऑफ डेंजर को कम करना होता है। क्या करना होता है? फेयर ऑफ डेंजर को कम करना होता है। तीसरा, ब्लैडर और बाउल की केयर करनी होती है। चौथा, हर 30 मिनट में, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, हर 30 मिनट में FHR चेक करना होता है। उसके बाद क्या आता है आपका पोजीशन। उसके बाद आता है पोजीशन। अब पोजीशन कौन सी देते हैं? एक्चुअली अगर जो पेशेंट है, अगर उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रही है, अभी तक इंटैक्ट ही है, ठीक है, मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट है तो उसको हम एम्बुलेशन के लिए बोलते हैं। एम्बुलेशन क्या होता है? मतलब इधर उधर वॉक करने के लिए बोलेंगे, उसको चलते फिरते रहने के लिए बोलेंगे। अगर उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है, मतलब उसकी रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। तो रप्चर होने के केस में हम क्या बोलेंगे? उसको रेस्ट के लिए बोलेंगे, ठीक है। और कौन सी पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल, सुपाइन के साथ में, ठीक है, सुपाइन के साथ में लेफ्ट लेटरल जब रप्चर हुई होगी उसकी मेम्ब्रेन तब बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके, ये था हमारा मैनेजमेंट। तो इसको आप बड़ा चढ़ा के कैसे लिख सकते हैं? इतने पॉइंट तो आने ही चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि प्रीमी ग्रेविडा फियर ऑफ डेंजर रहेगा, उसको डर लगेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। मल्टी ग्रेविडा में तो नहीं रहता उतना। तीसरा, हर फीटल हार्ट रेट को हर 30 मिनट में चेक करना है। तो चौथा, इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट रह गया था, मिनिमल सुपरविजन की ज़रूरत होती है, सॉरी मिनिमल इंटरवेंशन। क्या रहती है? मिनिमम इंटरवेंशन की ज़रूरत, इंटरवेंशन की ज़रूरत रहती है। और मैक्सिमम सुपरविज़न, मैक्सिमम सुपरविज़न। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें कि इंटरवेंशन तो बहुत कम करने पड़ते हैं, लेकिन उसका सुपरविज़न बहुत ज़्यादा करना पड़ता है मदर का। अब आते हैं क्या? अब आते हैं इसमें कुछ, फर्स्ट स्टेज है पेन तो होगा ही। तो पेन में आप अगर इसमें ड्रग कौन सी दोगे? अगर आप इसमें नॉर्मल एनाल्जेसिक दोगे तो वो काम नहीं करेंगी, तो इसमें देते हैं हम मॉर्फिन। क्या देते हैं? मॉर्फिन। दूसरी देते हैं पिथेडीन हाइपोक्लोराइड, पिथेडीन हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये देते हैं 75 mg से 100 mg की बीच में देते हैं इसको। ये भी IM दी जाती है, ठीक है। और ये दी जाती है 2 इंटरनेशनल यूनिट, किस में देते हैं इसको? 500 NS में। तो ये दे सकते हैं हम पेन के लिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो भी इतना ज़्यादा पेन होता है, पेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि जो नॉर्मल आपके पेन किलर हैं उनसे उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगला, इसमें कुछ वो भी दिए जाते हैं, अगर ये तो दिए जाते हैं अगर 8 सेंटीमीटर से कम हो तब दोगे आप मॉर्फिन और पिथेडीन, ठीक है। अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेशन हो गया है तब आप क्या दोगे? तब हम देते हैं ऑक्सीजन
50% प्लस 50% नाइट्रस ऑक्साइड, क्या दोगे? ये देंगे इन्हेलेशन फॉर्म में। कैसे? इन्हेलेशन, जैसे वो दोनों IM दे रहे थे, इसको देंगे हम इन्हेलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेज के लिए मुझे बता देना कि इससे आगे का सेकेंड स्टेज में कंटिन्यू करूं या नहीं, क्या आप लोग पढ़ लोगे? क्लियर है? थैंक यू। क्लास डिसमिस।